हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए दर्पण सूत्र लेकर के आया हूं दोस्तों, जो क्लास 10th और क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय की बर्बादी किए हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है ना, अवतल दर्पण में हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कहते किसको है, ठीक है, अवतल दर्पण जो है कहते किसको है, जिसकी परावर्तक सतह जो है दबा हुआ हो। ये जो परावर्तक सतह है ना, ये दबा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। लेकिन अगर यही उत्तल दर्पण होता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो है परावर्तक सतह जो है ना, उभरा हुआ हो, उठा हुआ प्रतीत होना, ये उत्तल दर्पण की पहचान होती है। जिसका धंसा हुआ प्रतीत होना, प्रवर्तक सतह, वो अवतल दर्पण की पहचान होती है। तो इसमें हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या क्या माने हैं। ये जो है ना, MN जो है यहाँ पे एक अवतल दर्पण है। अगर आप बोल सकते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ M P और N यहाँ पे अवतल दर्पण है, ठीक है ना। MN एक अवतल दर्पण है जिसपे यहाँ पे दर्पण ध्रुव P है। दर्पण ध्रुव यानी पोल होता है, जो इसका दर्पण का जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग दर्पण ध्रुव से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं दोस्तों। P का मतलब होता है पोल, पोल मतलब ध्रुव होता है, ठीक है। अब ये जो है ना मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, यानी P से लेकर के C तक ये आपका मुख्य अक्ष है। और जो यहाँ पे B रखा गया है दोस्तों, A और B यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक वस्तु रखा हुआ है। तो आप बारीक से समझिए यहाँ पे क्या क्या है। P जो है यहाँ पे दर्पण ध्रुव है। MN एक अवतल दर्पण है जिसमें दर्पण ध्रुव क्या है P, वक्रता केंद्र क्या है C, और फोकस दूरी क्या है F। इसको F मान लीजिए दोस्तों, फोकस दूरी आपका क्या है F। और यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे हम रखे हैं A और B, ये वस्तु यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए, एक किरण जो है, एक किरण दर्पण के आपका मुख्य अक्ष के, ठीक है ना, एक किरण ये ए जो है, यहाँ से एक किरण जाता है पोल तरफ, ठीक है, यहाँ से एक किरण जाता है पोल तरफ, दर्पण ध्रुव तरफ, और ये यहाँ से जैसे ही टकराता है वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए निकल जाता है। और परावर्तन का नियम आप लोग को पता होना चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकनी सतह पर पड़ती है और सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जिस माध्यम में आती है वही माध्यम में लौटती है, वही प्रकाश का प्रवर्तन है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से ए से कोई किरण आया, वो दर्पण ध्रुव पे टकराया और वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौट गया, ठीक है। अब हम आपको एक चीज बताते हैं। आप लोग अगर बचपन में अगर आप एक खेल खेले होंगे, जिससे जो शीशा होता है, शीशा जिसको आप लोग प्रदर्शनी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, शीशा से आप कभी कभी आप बचपन में खेले होंगे, ऐसे करके उसका रिफ्लेक्शन दिखाते होंगे बचपन में दीवार वगैरह पर। अगर वो नहीं है तो आप घड़ी पहनते होंगे, घड़ी का भी रिफ्लेक्शन होता है, मोबाइल है, मोबाइल का रिफ्लेक्शन होता है। यानी रिफ्लेक्शन कब होता है, जब आप उस कांच का जो है ना, एक पीछे वाला सतह को अगर आप रजतित कर दिए। रजतित का मतलब होता है क्लई करना, क्लई करना का अर्थात आप समझिए, जिसको अगर आप पीछे की ओर रंग दिए, ठीक है, जिस शीशा को आप पीछे की ओर रंग दिए तो वहां पे प्रकाश का प्रवर्तन होगा, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन यानी उस पे, यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे शीशा अगर हम रखते हैं अपने हथेली पे और वहाँ से प्रकाश का किरण आएगा, प्रकाश का किरण अगर इस पे पड़ेगा और जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम से वो लौटेगा, तो वो किरण कहलाता है क्या चीज, प्रकाश का प्रवर्तन। वही है जब कोई प्रकाश का किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, शीशा जो है चिकना होता है, चिकनी सतह पर पड़ती है, जैसे ही पड़ा उसको नीचे जाने का रास्ता नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि पीछे उसका कलई किया गया है। उसका पीछे अगर कलई किया हुआ हो तो उसको रास्ता मिलता ही नहीं है पीछे जाने का, यानी जैसे आता है उसी माध्यम में वो लौटता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। अरे यहाँ पे जो भी है दोस्तों, सब प्रकाश के प्रवर्तन का नियम का पालन करता है। यहां से तो आपको पता चल गया होगा कि एक किरण आया, दर्पण ध्रुव पे टकराया और प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करते हुए लौट गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, जो ये तो पहली किरण था दोस्तों, यह जो है दूसरी किरण है, ये गुजरता है वक्रता केंद्र C से। और C का पहचान आप समझो, C एक ऐसा बिंदु है जिस पर अगर C से अगर कोई प्रकाश का किरण गुजरता है तो रिफ्लेक्शन का पालन नहीं करता, वो जैसे आता है और उसे ही लौट जाता है। ये होता है प्रकाश का प्रवर्तन में। यानी आप समझो कि अगर ये किरण हम यहाँ से यहाँ ले गए, ठीक है, यहाँ से मान के चलिए टकरा गया, अब टकरा गया तो ऐसे गुजरना चाहिए,
ये तो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम का पालन करता है, लेकिन ये नहीं करेगा यहाँ पे। जब भी अगर सी से गुजरता है दोस्तों, तो सी का खास बात है, अगर वक्रता केंद्र से सी से गुजरेगा तो जैसे गुजरेगा जैसे ही यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, यानी ये इधर से जाएगा तो उधर से, ये बस यही रेखा पर इस किरण जो है गति करता रह जाएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्शन नहीं करेगा यहाँ पे। ये होता है वक्रता केंद्र का पहचान। यहाँ पे देखिए दूसरा जो किरण है वक्रता केंद्र से गुजरा, दर्पण से टकराया, लेकिन ये नियम पालन नहीं किया, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम का पालन नहीं किया। ये जैसे वहां पे गया उसी माध्यम ये लौट गया, यानी देखिए इसका डायरेक्शन जाना, इसका डायरेक्शन लौटना, ठीक है, यानी ये वक्रता केंद्र का पहचान है। तो आप तो यहां तक तो समझ गए होंगे ना कि माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका दर्पण ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, फोकस बिंदु F है और PC जो है मुख्य अक्ष है दोस्तों। और यहाँ पे AB जो है हमने क्या रखा है, किसी वस्तु, और AB, अब एक AB यहाँ पर कोई वस्तु है और उसका प्रतिबिंब देखिए A1 B1 इसके द्वारा मैंने प्रदर्शित किया है। अब देखिए कि यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पर एक वस्तु रखा गया जिसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, तो यही दिखाना है आपको कि अवतल दर्पण में आपका क्या है, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रतिपादित करना है। अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले माना कि Mn क्या है, एक अवतल दर्पण है, दिख रहा होगा, जिसमें दर्पण ध्रुव क्या है, P है, वक्रता केंद्र क्या है, C है, तथा दर्पण से मुख्य अक्ष PC है, दर्पण से जो है मुख्य अक्ष क्या है, PC है, तथा आपको F है, तथा आपको क्या है यहाँ पर देखिए, तथा दर्पण से वस्तु की दूरी जो है, अब देखिए वस्तु की दूरी जहाँ पे हमने वस्तु को रखा है, दर्पण ये है दोस्तों, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी P से लेकर के वस्तु तो यहाँ पे रखा गया है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी टोटल हो गया PB, समझे, दर्पण से वस्तु की दूरी टोटल क्या हो गया, PB हो गया। अब यहाँ पे देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी आपका PB है और मुख्य अक्ष जो है और मुख्य फोकस F है, तो सिद्ध करना है अवतल दर्पण 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे दोस्तों। सिद्ध करना है आपको 1/F = 1/V प्लस 1/U। अब एक चीज़ मैं आपको खास बात बताता हूँ, ठीक है, अवतल दर्पण में, ठीक है, अगर दाईं ओर आप चलते हैं, दर्पण के दाईं ओर चलते हैं, तो यहाँ पे जितना भी होता है ना सभी का साइड निगेटिव हो जाता है, यानी अगर हम दर्पण से दाईं ओर चलेंगे तो निगेटिव, अगर बाईं ओर चलेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है, ये दर्पण का पहचान है। तो यहाँ से हम लोग जो भी चल रहे हैं दाईं ओर चलेंगे तो यहाँ पर होता है निगेटिव, तो एक नोट करके, यानी प्रमाण में आपको हम लिख दिए, दर्पण के दाईं ओर चलने पर सभी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगा, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगा और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा, सभी चीज ऋणात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि दर्पण से हम लोग चल रहे हैं दाईं ओर, ठीक है। अब इसमें देखिए कि PB बराबर -U, अब PB बराबर -U हम क्यों बोले, P से लेकर के B तक, B एक वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ पर बताओ कि आप पहले पढ़े होंगे कि वस्तु की दूरी हमेशा U से इंडिकेट किया जाता है, वस्तु की दूरी हमेशा U से और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा V से और वस्तु और वक्रता त्रिज्या हमेशा R से, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी यानी PB जो है आपका कौन सा है, U, वस्तु की दूरी की U से डिनोट करते हैं हम लोग पढ़ते, चाहे वो दर्पण अवतल हो उत्तल हो, सभी वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। नहीं तो आप इससे समझिए, हम दाईं ओर चलेंगे तो वहाँ पे साइन निगेटिव होगा, यानी वस्तु की दूरी यहाँ पे ऋणात्मक होगा, यानी PB = -U, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण ये है, वस्तु ये है, ये टोटल के बीच की दूरी आपका क्या है, U है, तो इसलिए U होगा। और यहाँ पर हम लोग दाईं ओर चल रहे हैं तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे PB1 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पर PB1, ये जो आपका बताइए यहाँ पे वस्तु रखें और प्रतिबिंब इसका इस प्रकार से बना, तो PB1 जो है ना प्रतिबिंब की दूरी है और प्रतिबिंब को हम लोग V से इंडिकेट करेंगे और दाईं ओर चलेंगे दोस्तों तो V यहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी PB1 बराबर हो जाएगा -V, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग -V से इंडिकेट करेंगे। तीसरा क्या हम लोग का दोस्तों, PC = -R, ठीक है, PC = यानी देखिए मुख्य अक्ष की टोटल दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी PC के बीच की दूरी R कहलाएगी और R भी यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव। क्यों होगा, क्योंकि दर्पण से दाईं ओर हम लोग चल रहे हैं, तो दर्पण से दाईं ओर चलेंगे तो यहाँ पे R क्या होगा, निगेटिव होगा। तो R = हम लोग पढ़े हैं ना, F = R/2, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध जो होता है F =
r/2 आप इसको पढ़े होंगे, ठीक है। तो यह बराबर r/2 है, वही है आपका PC इक्वल टू माइनस r, और r के जगह हम बोल सकते हैं क्या चीज 2f, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r बराबर क्या होगा 2f, और ये माइनस में तो ये भी क्या होगा माइनस में होगा। यहां तक तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं किया, MN एक अवतल दर्पण है जिसपे आपका दर्पण ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, फोकस दूरी f है, मुख्य अक्ष आपका PC है। A से एक किरण गया दर्पण ध्रुव पर, दर्पण ध्रुव से प्रवर्तन के नियम का पालन करते हुए लौट गया, वो आपका पहला किरण हो गया। दूसरा किरण जो है वक्रता केंद्र से गुजरा, और उसी माध्यम में आपका बताया था ना कि वक्रता केंद्र में जब भी कोई किरण गुजरता है तो उसी माध्यम में अप डाउन होता रहेगा। और आपको यहाँ पर AB जो है वस्तु की दूरी है, और A1 और B1 इसका जो है वस्तु रखे हैं, और इसका प्रतिबिंब आपका बना A1 और B1, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि अब यहाँ से आपको क्या करना है। तो सबसे पहले एक दो त्रिभुज का लेना है, और दो त्रिभुज यानी हम लोग मानते हैं ABC, पहला त्रिभुज हो गया, ठीक है। दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे तो A1 B1 C, ये और ये त्रिभुज जो है ना एक दूसरे का क्या है समरूप है। तो इसमें ABC और A1 B1 C में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों समरूप त्रिभुज ABC और A1 B1 C में। अब यहाँ पे देखिए समरूप का पहचान क्या होता है, जिसकी संगत भुजाएं क्या हो बराबर हो। संगत भुजाएं का मतलब होगा AB अगर बोलेंगे तो AB इसमें किसके बराबर होगा तो A1 B1 के बराबर होगा। संगत भुजा अगर BC बोलेंगे तो BC किसके बराबर होगा तो B1 और C के बराबर होगा। यही संगत भुजा बराबर जो होता है तो हम कह सकते हैं यह त्रिभुज इस त्रिभुज का समरूप है। तो हम लोग चले ABC पहला समरूप त्रिभुज, दूसरा चले A1 B1 C, ठीक है। तो इसमें हम लोग चलेंगे AB, ठीक है, इसको पकड़ लीजिए आप लोग AB। अगर इसमें पकड़ेंगे AB को तो इसमें भी पकड़िएगा A1 B1, ठीक है, बराबर। यहाँ पर क्या पकड़िए A1 B1 हो गया। फिर क्या पकड़ेंगे BC, तो यहाँ पकड़ेंगे B1 C, ठीक है। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो हम लोग का पहला त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज हम लोग चलेंगे ABP, ठीक है, ABP में, ठीक है। तो दूसरा त्रिभुज हम लोग है समरूप त्रिभुज ABP और, ठीक है, ABP चल गए। तो अगला क्या चलेंगे A1 B1 P, A1 B1 P में, यानी समरूप त्रिभुज ABP और A1 B1 P में, ठीक है दोस्तों। ये इसको हम उसी प्रकार से करिए तो यहाँ हो जाएगा AB बटा A1 B1 बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा आपका BP या PB आप कह सकते हैं। तब PB आप कह सकते हैं पूरा आधार को, यहाँ पर PB1 हो जाएगा। यानी बड़ा वाला त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा PB, क्योंकि दाएं ओर चलिए तो इसका के लिए हो जाएगा PB, और छोटा वाला त्रिभुज के हो जाएगा आपका क्या चाहिए आधार PB1। यानी यहाँ हो जाएगा आपका क्या चाहिए PB बटा PB1, PB1। कोई दिक्कत दोस्तों। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप समीकरण चलते हैं तो अगर LHS जो होता है वो दोनों अगर बराबर हो जाता है तो वो हट जाता है। आपको पता है LHS और LHS अगर बराबर मिल गया तो वो हट जाएगा। तो यहाँ पर RHS एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों BC, ये और ये बराबर होके ख़त्म। तो यहाँ बचा क्या BC बटा B1C बराबर, यहाँ क्या बचा PB, यहाँ बच गया PB और यहाँ बच गया PB1। क्लियर। अब बताइए BC जो है और B1C के जगह पर हम क्या बोल सकते हैं। तो BC को हम बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों BC, अच्छा हमको ये टुकड़ा निकालना है, हमको यह टुकड़ा सिर्फ निकालना है। तो हम इसको क्या बोलेंगे तो टोटल में से यानी PB में से अगर इतना टुकड़ा साइड कर दे तो हमको ये टुकड़ा निकलेगा। हमको ये टुकड़ा निकालना है, ठीक है ना। अगर हम ये टुकड़ा निकालना, जैसे आपको हम एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, मान के चलिए ये छड़ी है, ठीक है।
अब ये छड़ी है, इसमें हमको क्या करना है कि इसमें हमको सिर्फ इतना भाग निकालना है, जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, इतना भाग हमको निकालना है। ठीक है, अब हमको इतना भाग निकालना है, हमको पूरा भाग से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इतना भाग सिर्फ चाहिए तो पूरा छड़ी की लंबाई निकालेंगे, टोटल छड़ी की लंबाई निकाल लेंगे और उसमें से यहाँ से लेकर के यहाँ तक टुकड़ा निकाल करके बड़ा वाला में से इतना हिस्सा साइड कर देंगे, तो हमको ये हिस्सा निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हमको BC को हम क्या कह सकते हैं, तो BC को हम कह सकते हैं PB, पूरा निकालेंगे, हमको सिर्फ BC चाहिए, इतना दूर चाहिए। ठीक है, तो हम पूरा निकालेंगे और उसमें से इतना हिस्सा साइड कर देंगे, यानी हम इसको बोल सकते हैं BC के जगह पे PB माइनस PC, PB माइनस BC। अब बटा यहाँ क्या हो जाएगा, B1C के जगह पे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, B1C के जगह पे हम बोल सकते हैं, B1C कहाँ पे है, देखिए हमको इतना B1C, इसके आगे तो कोई काम नहीं हमको सिर्फ B1 और C चाहिए। तो ये टुकड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पूरा टुकड़ा निकालेंगे, यानी PC माइनस, अब इतना टुकड़ा घटा देंगे तो ये टुकड़ा निकल जाएगा, यानी PC माइनस PB1। ठीक है, यानी PC माइनस हो जाएगा PB1 इक्वल टू PB बटा PB1। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक जरूर आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके आगे कैलकुलेशन आप देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, PB माइनस PC हो गया, PC माइनस PB1 हो गया इक्वल टू PB बटा PB1 हो गया। अब बताइए ऊपर आप देखें, PB के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PB के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए PB के जगह माइनस U बोल सकते हैं, यानी इसके जगह पे माइनस U। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। PC के जगह क्या बोल सकते हैं, PC के जगह माइनस R, और माइनस R को बोल सकते हैं माइनस 2F, यानी डबल हो जाएगा, यहाँ माइनस 2F होगा अपॉन बटा में। ठीक है, फिर PC को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस R को फिर बोल सकते हैं माइनस 2F। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर PB1 है तो PB1 को क्या बोल सकते हैं, माइनस भी, यानी माइनस भी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, जो मान है ना बस उसको हमने रख दिया। ठीक है, इसको जैसे है उसको उसी रहने देंगे, PB बटा PB1। ठीक है, नहीं PB की जगह पे भी तो मान रखना पड़ेगा ना, सॉरी PB की जगह मान रखना पड़ेगा, तो PB को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस U, और PB1 को क्या बोल सकते हैं, माइनस V। माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या निकलेगा, तो माइनस U, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 2F, और बटा माइनस क्या हो जाएगा 2F, और प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा U अपॉन V। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद कोई चारा है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, V को माइनस U से गुना करेंगे तो माइनस UV हो जाएगा, V को 2F से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2VF हो जाएगा। फिर उसके बाद U को माइनस 2F से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2UF। ठीक है, प्लस प्लस तो प्लस हो गया, भी U को अगर V से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, UV। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, V को माइनस U से तो माइनस UV, V को 2F से तो यहाँ हो जाएगा 2VF, U को 2F से तो माइनस 2UF, और U को V से तो UV। ठीक है, अब देखिए एक प्रजाति को एक प्रजाति के साथ रखिए, तो 2VF हो गया, माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2UF हो गया, बराबर उधर क्या हो गया, UV, ये माइनस है तो उधर चल जाएगा क्या चीज, प्लस, यानी UV, अब माइनस UV तो उधर गया प्लस UV। अब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा VF प्लस UF, बराबर यहाँ UV कितना UV हो गया, 2UV, यानी 2UV हो गया। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, VF प्लस UF इक्वल टू UV। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, ये VF भी है, UF भी है, यहाँ अभी UV भी है, तो इसको हम कह सकते हैं समीकरण में UVF से भाग देने पर। ठीक है, तो सब में भागा लगाइए, VF बटा UVF प्लस UF बटा UVF बराबर UV बटा
यू भी एफ, जो कटेगा उसको काटेंगे दोस्तों, वी एफ से वी एफ कट गया, ठीक है, यू एफ से यू एफ कट गया, फिर यू भी से यू भी कट गया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा ऊपर में, तो एक हो गया बटा, यहाँ क्या बचा, सिर्फ वी एफ से तो वी एफ कट गया, तो यहाँ बच गया यू प्लस, यहाँ यू एफ से यू एफ कट गया, तो यहाँ क्या बच गया भी बराबर, यहाँ यू भी से यू भी कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 1/f। अब आपको पता है ना, यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखे थे, यहाँ पे ये 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, बस सरिया के आप लिख सकते हैं 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, जो हमारा ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो इसका आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इसको अगर आप 1 से 2 बार अगर आप बनाते हो, ठीक है ना, 1 से 2 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं था। बस यहाँ से जो है ना नॉर्मली कैलकुलेशन जो है हम लोग का वो था, बाकी आपको बस यहाँ पे समझना है और थोड़ा सा फिगर समझना है, बाकी आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते चले जाओगे तो ये दर्पण सूत्र आपसे सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।